आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया लड़ रही है। कई ममालिक के साइंसदान, माहिरीन और डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें अब तक कोई खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली है। कई ममालिक ने दावा किया है कि इस साल के आखिर तक दवा की इजाद हो सकती है। इस बीच कई ममालिक और कई कंपनियों ने कोरोना की दवाई का दावा किया, लेकिन कोई भी अभी तक पूरे वसूख के साथ सामने नहीं आया है। लोगों के जहनों में सवाल यह उठ रहा है कि कोरोना की दवा कब तक मिलेगी, क्योंकि कोरोना का साथ अभी लंबे वक्त तक चलना है। इसलिए इसके वैक्सीन या दवा की खोज के बिना इससे लड़ पाना मुश्किल होगा। आज इसी इशू पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन या दवा आखिर कितने दिनों में मिलने जा रही, क्योंकि एक 6 महीने से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता 6 माह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हलाकत खेजी फैला रखी है। इस मौलिक वबा से पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। तरक्की पजीर ममालिक, डॉक्टर और साइंसदान इस कोशिश में मसरूफ हैं कि कोविड-19 से हिफाजत के लिए वैक्सीन या मेडिसिन तैयार की जा सके, लेकिन अभी तक इसमें खातिर खाह कामयाबी नहीं मिली है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मुतादिद दवासाज कंपनियों की मुसलसल जद्दोजहद के दरमियान अद्वियात तैयार करने वाली कई कंपनियों ने कोविड-19 से महफूज रहने के लिए मेडिसिन इजाद करने का दावा किया है। कई ममालिक ने भी कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन और दवा के इजाद का दावा किया है, लेकिन इस पर अभी भी कोई मुल्क या कोई कंपनी पूरे वसूख के साथ कुछ भी कहने से कासिर है। यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ कोई भी कोरोना की दवा बनाने में अभी भी 100% कामयाब नहीं हो सके हैं। हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले एक दवासाज कंपनी ने कोरोना के खिलाफ एक दवा की इजाद का दावा किया था, जिसको मार्केट में फेबिफ्लू ब्रांड के नाम से पेश किया गया। इस मेडिसिन को तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ये एंटीवायरल मेडिसिन है जो कोरोना वायरस से मामूली तौर से मुतासिर होने वाले अफराद के लिए नतीजा खेज साबित होगी। कंपनी के जिम्मेदारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मज़कूरा दवा से कोरोना की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। जिम्मेदारान का यह भी कहना है कि इस मेडिसिन को डॉक्टरों की सलाह के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस दवा पर जापान, रूस और चीन जैसे बड़े ममालिक ट्रायल कर रहे हैं। हालांकि कुछ माहिरीन ने इस दवा पर भी तशवीश का इजहार किया है, यानी सही मानों में अभी भी कोरोना के इलाज और वैक्सीन को लेकर महज दावे ही किए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना की दवा का दावा कर चुके हैं। अमेरिकी तिब्बी माहिरीन ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि वायरस के खिलाफ पहले से मौजूद एक दवा कोरोना इन्फेक्शन की शिद्दत कम करने में मदद कर सकती है। इस दवा का नाम रेमडेसिविर है। साइंसदानों का एक ग्रुप इसे पासा पलटने वाली दवा के तौर पर देख रहा है, जबकि कई दूसरे माहिरीन का कहना है कि ये एक आर्जी सहारा है और मौसर दवा की तलाश जारी रहनी चाहिए। ऐसे ही दावा बरतानवी माहिरीन ने भी किया था कि हर जगह आसानी से दस्तयाब दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संगीन हद तक बीमार मरीजों की जिंदगियां बचाने में मददगार साबित हो सकती है। मगर मुहक्किकीन का कहना है कि इसके हवाले से शवाहिद अभी ज्यादा ठोस नहीं, जबकि ये एक नई दवा है जिसकी सप्लाई भी महदूद है। यानी कोई मुल्क या कंपनी अभी तक सही नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। लोगों के जहनों में सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना की दवा कब तक मिलेगी, क्योंकि कोरोना का साथ अभी लंबे वक्त तक रहेगा। इसलिए इसके वैक्सीन या दवा की खोज के बिना इससे लड़ पाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दुनिया कोरोना से जूझ रही है लगातार। खासतौर से हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोरोना का कहर रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अब लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कोरोना के खिलाफ कोई दवा अब तक तैयार क्यों नहीं हुई। हालांकि बहुत से ममालिक, कई दवासाज कंपनियों ने भी दावा किया कि उन्होंने दवा बना ली है, लेकिन पूरे वसूख के साथ कोई मैदान में एक तरह से नहीं उतर पाया है।
आखिर दवा बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? कोरोना वैक्सीन बनाने में इतनी मुश्किलात क्यों पेश आ रही? इसी पर हम बात करेंगे। या जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, क्या ये उम्मीद की जाए, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान आज प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अहम जानकारी के साथ। मैं अपने मेहमानों का बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर जलील पारकर साहब, जो कि सीनियर पल्मोनरी कंसल्टेंट हैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर जलील पारकर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ डॉक्टर एमएस कमर साहब, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मलिक साहब, यूनानी फिजिशियन हैं, आप अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स के, दिल्ली से आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और एक और बहुत खास मेहमान हिमांशु डुगर जी, सदर हैं गांधी विद्या मंदिर के, आप राजस्थान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले जलील पारकर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, कोरोना से एक लंबी लड़ाई जीत कर आप एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं। सर, एक लंबा वक्त गुजर गया, अब लोगों के जहन में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कोरोना के खिलाफ अभी तक कोई दवा या वैक्सीन तैयार क्यों नहीं हुई और इसमें इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है, इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? देखिए, ये लोगों की गलतफहमी है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है या इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। कोई भी दवाई जब मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर काफी रिसर्च किया जाता है और वो दवाइयाँ मरीजों पर इस्तेमाल भी की जाती हैं और कुछ जो मरीजों पर नहीं की जाती है, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर कंपैरिजन किया जाता है और उस हिसाब से फिर दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा जब जमा होता है उसके बाद वो दवाई को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जैसे अमेरिका में FDA अप्रूवल करती है, हमारे यहाँ ICMR वगैरह जो है बॉडीज जो है, हर मुल्क में एक गवर्नमेंट बॉडी रहती है जो अप्रूवल देती है इन दवाइयों का और फिर वो दवाइयाँ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बनाई जाती है और फिर वो दुनिया भर में फैली जाती है। अब ये कहना कि इसके लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है, 3 महीने क्यों लग रहे हैं, कहते हैं दिसंबर तक होगा। अरे भाई, ये बीमारी बिल्कुल नहीं है और ये बीमारी नहीं होने के वजह से उसमें क्या क्या दवाइयां हैं जिससे फायदा हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है और एक डेटा वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 मरीज पर इस्तेमाल कर दिए और उन्होंने दवाई बना लेना चाहिए। तो उसका इन लोग रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन वक्त तो लगेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, UK हो, कोई भी जगह हो। तो इसके लिए वक्त लगने वाला है लेकिन वक्त लगने तक हमें तो मरीजों का इलाज करना है, मरीजों को तो छोड़ना नहीं है। तो हर एक मुल्क में जो जो एक्सपीरियंस हुआ है वो दवाइयां हम इस्तेमाल करके मरीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब रहा सवाल कि यही दवाई सही है या दूसरी दवाई सही है या तीसरी दवाई सही है, जैसे कि SCQ और ये दे रहे थे एजिथ्रोमाइसिन पहले, बांग्लादेशियों ने आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन दिया, रेमडेसिविर दिया है, अभी फैबिपुर निकाले हैं, टोसिजुलीमैब वगैरह है, प्लाज्मा है। तो ये हर चीज पर जब एक्सपीरियंस होता है तब पता चलता है कि कौन सी दवाई सही चलने वाली है और इसके लिए वैक्सीन को निकलने के लिए वक्त लगने वाला है। हम सबको कोविड के साथ जीने सीखना चाहिए, चाहे वो हमको 3 महीने लगे, 3 महीने तो गुजर चुके हैं, चाहे हमको 6 महीने लगे या 1 साल लगे। बिल्कुल, यानी अभी लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। जिस तरह से डॉक्टर जलील पारकर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि लोगों के अंदर तशवीश नहीं होना चाहिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, मतलब माहिरीन, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में जाहिर सी बात है कि वो तन मन धन से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए। मैं डॉक्टर MS कंवर आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है सार्स का वक्त, जब एक महामारी आई थी, एक वबा आई थी और काफी ज्यादा इसने अपना असर डाला था।
अगर मेडिसिन की हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से भी डॉक्टर पारकर ने बताया कि लोगों के अंदर तशवीश तो जरूर है, लेकिन एक नया मर्ज है, नई वबा है, इस वजह से अभी इसमें वक्त लग सकता है। सर, जिस तरह से सार्स की वबा आई थी, कितना वक्त लगा था? क्योंकि वो दौर भी, वो पीरियड भी आपने देखा है, कितना वक्त लगा था उसकी वैक्सीन या दवा ढूंढने में? नहीं, बहुत टाइम लगा था उसमें। और उसकी वैक्सीन में तो कई साल लगे थे खैर। लेकिन उसकी दवाइयां जो भी एक्सपेरिमेंटल बनी थी वो अभी हम इसमें भी ट्राई किया है, लेकिन उन दवाइयों को बनने में जितना वक्त लगा था इस वक्त नहीं उतना टाइम लग रहा। जो इस वक्त जिस स्पीड पे दुनिया भर में दवाइयों पे और वैक्सीन पे काम हो रहा है, इट हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज इतनी ज्यादा तेजी से ये बीमारी फैली है और इतनी ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी मौतें हुई हैं दुनिया भर में कि इसलिए अप्रूवल्स बड़ी फास्ट मिले हैं फार्मा कंपनीज को भी और वैक्सीन के लिए भी, और इस वजह से प्रोग्रेस बड़ी तेज हुई है। अब देखिए, जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो अब हम सिर्फ HCQ की बात करते थे, HCQ दे दो उससे फायदा हो जाएगा। फिर एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन आ गया, हम वो भी देते रहे। उसके बाद एक जो हम स्वाइन फ्लू में, H1N1 फ्लू में इस्तेमाल करते हैं दवाई, ऑसेल्टामिविर, हमने वो भी ट्राई किया। फिर लोपिनाविर रिटोनाविर का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो लोपिम्यून करके ऐसे इंडिया में कॉम्बिनेशन आता है, वो भी हमने कई पेशेंट्स में दिया। साथ साथ में हम रिपोर्ट्स स्टडी कर रहे थे, छोटी छोटी रिपोर्ट्स आ रही थी क्योंकि लार्ज RCTs रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स तो इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती नहीं, उसमें बहुत महीने लगते हैं। तो जो भी छोटी छोटी रिपोर्ट्स आ रही थी उसके बेस पे हम अपने ही दिमाग में यूज करते थे कि इसके रिपोर्ट को स्टडी करो और देखो, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं था। पेशेंट आपके सामने डिट्योरेट कर रहा है तो आप किसी RCTs की वेट तो कर नहीं सकते। इसी तरीके से हमने वो भी ट्राई किए। फिर रेमडेसिविर और फेविपिराविर, जिसकी अभी रिपोर्ट में आपके जिक्र हो रहा था, ये दवाइयां आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है इन द सेंस के इसका जिक्र बहुत हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी गेम चेंजर्स, दे प्रोबेबली आर मोर देन मार्जिनल ड्रग्स, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है वो भी जरूरी है कि हमें कब देनी है। सो हर एक दवाई का एक बड़ा टाइमिंग है कि शुरू में दे दो या अर्ली डिजीज में दे दो तो अच्छा है। अगर ऑक्सीजन लगनी शुरू हो गई तो शायद इतनी कामयाब दवाइयां दोनों नहीं होंगी जो मैंने अभी जिक्र किया। फिर हमने प्लाज्मा दे रहे हैं, हम बड़े पेशेंट्स में प्लाज्मा दे रहे हैं इस वक्त हम, जो कि कन्वेलेसेंट प्लाज्मा होते हैं। जो हमारे पेशेंट्स ठीक हो गए उनका ब्लड लेने का वो भी टाइमिंग होता है कि कितनी देर बाद ब्लड लेना है, IgG एंटीबॉडीज बन जाए उसमें, फिर वो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उन पेशेंट में जो ज्यादा सिक हैं, उनके भी देते हैं, लेकिन मॉडरेट डिजीज में भी दे रहे हैं। फिर टोक्लिजुमैब एक दवाई है, उसी की तरह की एक और दवाई बन रही है सरीलिजुमैब, वो भी मार्केट में आने वाली है। ये हम तब देते हैं जब ज्यादा पेशेंट डिटीरियोरेट कर रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं इस बीमारी में, एक तो कोएगुलेशन का मसला होता है कि क्लॉटिंग शुरू हो जाती है बॉडी में, फिब्रिन डिपॉजिट बनने शुरू हो जाते हैं जो लंग्स में भी और भी जगह पे बनते हैं। दूसरा जो जिस चीज से हम डरते हैं वो है प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, कि एकदम से इतनी इन्फ्लेमेशन, बॉडी का रिएक्शन ही वायरस नहीं मार रहा, बॉडी का रिएक्शन जो हो रहा है वो मार रहा है, उसमें हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उसमें हम एंटीकोएगुलेंट्स, उस स्टेज से आने से पहले ही हम एंटीकोएगुलेंट्स देना शुरू कर देते हैं और स्टीरॉइड्स देना शुरू करते हैं। आपको शायद मालूम होगा, हफ्ता 10 दिन पहले यूके की स्टडी ने शो किया था कि डेक्सामेथासोन जो कि स्टीरॉइड है उसको हम दें तो हमारे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी कम हुई और वेंटिलेटर पे पेशेंट्स जाने से कम हो गए। लेकिन हम वही चीज दूसरी फॉर्म में स्टीरॉइड IV सोलोमेट्रोल हम तो पिछले 2-3 महीने से दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को और बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो हम ऑलरेडी उन चीजों में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइमिंग क्या है, कौन सी दवा किस हिसाब से देनी है। जाहिर सी बात है माहिरीन इस बारे में अच्छा बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार इस पर रिसर्च हो रहा है, स्टडी हो रही है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक हम एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। और इसमें जिस तरह से जो पैनलिस्ट ने इससे पहले बात की उन्होंने बताया
कि इसमें अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन इसके अलावा एलोपैथ के अलावा यूनानी या आयुर्वेद में क्या कुछ चला, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ हिमांशु डुगर साहब जुड़े हुए। हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद यहां का बहुत पुराना एक तरह से इलाज रहा है, रिवायती इलाज रहा है। क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने इस फील्ड में किया है, खासतौर से आयुर्वेद को लेकर? कितना कामयाब आप लोगों का नुस्खा रहा है कोरोना के खिलाफ? नमस्कार साहब जी। देखिए, आयुर्वेद का जो पद्धति है वो एलोपैथी से थोड़ा सा भिन्न है। इस महामारी के अंदर सारे चिकित्सा कर्मियों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, बट आयुर्वेद में जो परंपरा होती है उसके अंदर से जो काम किया हुआ है उसके परिणाम को डॉक्यूमेंट किया जाता है, पद्धति को नहीं। वो परिणाम के आधार पर उस डेटा को उपयोग करके चिकित्सक अलग अलग बीमारियों का उपयोग करता है। अभी जो आधुनिक पद्धति है, जिसके तहत हर चीज को वैलिडेट करने का जो पद्धति जो डॉक्टर साहब ने भी अभी जिक्र किया जी, वो पद्धति अभी अपनाई बहुत सीमित तरीके से गई है आयुर्वेद में, और उसी के ऊपर काम होना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर जी। पर ये जरूर देखा गया है कि जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमने भी जो दवाई यहाँ ट्राई की उसके अंदर उसके बहुत इनिशियल फेज में बहुत सकारात्मक और एक रे ऑफ होप की तरह का रिजल्ट हमने पाए हैं कि अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर और प्रिवेंटिव मेडिकेशन के रूप में इन दवाओं का बहुत उपयोग हुआ है। अभी हम लोग बहुत अधिक काम पॉजिटिव पेशेंट पे नहीं किए, कुछ लोगों पे कर रहा है हमारे यहाँ। अभी करीब 45-50 पेशेंट ही हैं हमारे पास पॉजिटिव, और उन लोगों को हम लोग इस चिकित्सा से कर रहे हैं। और कुछ समय पश्चात शायद ऐसा लगता है कि हम लोग मदद कर पाएंगे। और ये जो देखिए ऑलरेडी अभी की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें 90%, 95% से ऊपर लोगों को तो ठीक कर ही रहे हैं जी। अब उससे अधिक करने की बात है। अब मुद्दा ये नहीं है कि आप 95% में आप कितना कर पाते हैं, वो तो बहुत बढ़िया बात है, और वो हम सबको साथ में मिलकर काम करना है। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर एंड जो हेवी सिम्टम्स के ऊपर काम करने की एक आवश्यकता है, और वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ महीनों में इसमें रिजल्ट आने चाहिए। बिल्कुल, यानी आयुर्वेद तरीके इलाज से भी इस पर काफी ज्यादा काम हो रहा है। मैं हिमांशु डुगर जी, आप लोगों ने जो खासतौर से आयुर्वेद के इस्तेमाल से जो काढ़ा बनाया है, जो बड़े पैमाने पर आप लोगों ने पिलाया भी है, खासतौर से उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, सरदार शहर और चूरू में, उस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आपके पास आना चाहूंगा। यूनानी में किस तरह से काम हो रहा है? अगर यूनानी तरीके इलाज की हम बात करते हैं तो यहां पर कोरोना को लेकर किस तरह से रिसर्च चल रहा है, क्या कुछ स्टडी चल रही है, और किस मरहले में है अब यूनानी अगर तरीके इलाज की हम बात करें? डॉक्टर शाहिद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में मेरी आवाज डॉक्टर शाहिद मलिक तक नहीं जा रही। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर निम्मी, लगातार हम कोविड पर बात करते रहे, इस पर डिबेट करते रहे, और काफी ज्यादा इस पर हमने बातचीत की है। सवाल ये उठ रहा है कि लोगों के जहनों में भी अब ये बात उठने लगी कि आखिर इसकी दवा कब आएगी। डॉक्टर पर्रिकर ने बहुत अच्छे से शुरू में ही समझाया, या डॉक्टर कंवर ने बताया कि एक टाइम तो लगेगा, नई वबा है, नई तरह की बीमारी है और अपनी शक्लें भी बदल रही है, तो ऐसे में इसमें वक्त तो लगेगा। लेकिन लोगों के जहनों में भी ये सवाल जरूर उठ रहा है कि इसका वैक्सीन या दवा कब तक बनकर आ जाएगी, क्योंकि एक लंबे समय तक अब कोरोना को अगर साथ में रहना और इससे मुकाबला करना है तो अब एक वैक्सीन या दवा का होना जरूरी है।
अब वो देखिए, मेडिकल साइंसेज एविडेंस बेस्ड साइंस होती है, इसमें एक्सपीरियंस के बेस पे भी होती है और रिसर्च के बेस पे भी होती है। तो अगर आज के दिन जब 1 करोड़ से ज़्यादा दुनिया भर में केसेस हो चुके हैं और हिंदुस्तान में 5.5 लाख केसेस हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बहुत सारे मरीजों को अब तक बचाया जा चुका है। कुछ लोग अपने आप ठीक हुए हैं, कुछ हमारी ही अवेलेबल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के जरिए ठीक हुए हैं। तो ऐसा कहना कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, गलत होगा। ये जो इन्फेक्टिव एजेंट है, ये अलग अलग तरह से ह्यूमन के, इंसानी शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार करता है। तो हमें एज डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ये वायरस शुरुआत में ये हमारे लंग्स पे असर करेगा, या हमारे किडनीज पर, या इसका असर हमारी आंतों पे होगा, या इससे हार्ट डिजीज होगी, या स्ट्रोक होगा। ज्यादातर ये लंग्स पे कर रहा है, तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए शुरुआती दौर में इसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबसे कहूंगी कि इसको इग्नोर ना करें, शुरुआत में ही अपने टेस्ट करा लें, ताकि आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको मदद मिले ये जानने में कि इसमें कौन सी दवाई कारगर होगी। अब देखिए, जनरलाइज्ड मेडिसिन, हाई डोजेस ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, ये तो सब ले ही रहे हैं। जब बुखार होता है तो सब पैरासिटामोल लेते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर सीटी स्कैन करा लिया जाए और हमें पता चले कि ये फेफड़ों पर असर डालने वाला है, तो हम एंटीवायरल शुरू कर सकते हैं। हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन शुरू कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी जानें हमने अभी तक बचाई हैं। इसके अलावा हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का भी रोल है। ये 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें दिन का ये पूरा खेल है। अगर इस दौरान हम रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम बहुत हद तक मरीज को बचा सकते हैं, हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम रहेगी। अभी भी हमारी जो रिकवरी रेट है वो 58% से ज़्यादा है, दिल्ली में 60% से ज़्यादा है। तो दवाइयाँ हैं हमारे पास, ये जो नई दवाइयाँ हैं उनको भी ट्राई किया जाएगा। होपफुली दे विल वर्क एज वंडरफुल ट्रीटमेंट। बट एक ही दवाई से नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग तरह से ये वायरस अलग अलग लोगों के हेल्थ स्टेटस और इम्यूनिटी के बेस पर ये अटैक करता है, और उसको जो पहचान लेता है वही उसको सिवियरिटी से बच सकता है। तो इसको इग्नोर ना करें, जल्दी इसमें इंटरवीन करें। बिल्कुल, यानी एक कोशिश तो माहिरीन और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की तरफ से की जा रही है। मैं जलील पारकर साहब एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर पारकर, जिस तरह से अभी जो इलाज चल रहा है, जाहिर सी बात है कि जितने पैनलिस्ट हैं सबने यही बात मानी कि अभी कोई इसकी वैक्सीन 100% या 100% बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। मेरा सवाल यह कि अभी तक जो इलाज चल रहा है, क्योंकि आप खुद उस दौर से एक तरह से निकले हैं, कोरोना से लड़कर निकले हैं, तो अभी जो इलाज किया जा रहा है, क्या ये इलाज किस बुनियाद पर हो रहा है? किस तरह से डॉक्टर मरीज को बचाने की, या जो कोरोना पेशेंट है उससे बचाने की कोशिश करते हैं? मुझे इलाज जो ये हो रहा है जी, वो हर कंट्री के एक्सपीरियंस के बनिस्बत उसको अपनाया जा रहा है। अब हमारे यहाँ जब ये बीमारी शुरू हुई जी, तब तक यहाँ महीना आ गया था मार्च का, लेकिन दूसरे देशों में तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करके देखना पड़ा। और हमारे यहाँ जो दवाइयाँ मौजूद थी जी, उसी को हमको पहले इस्तेमाल में लाना पड़ा। तो जैसे दूसरे डॉक्टरों ने पैनल पे जो कहा है कि पहले एससीक्यू दिया, एजिथ्रोमाइसिन दिया, फिर एवरमेक्टिन दिए, और उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन दिया, फिर स्टीरॉइड्स का ये आया। स्टीरॉइड्स तो सबको दे ही रहे थे। फिर अभी जैसे दूसरे डॉक्टर्स ने कहा कि रेमडेसिविर है, फैबिपुर है, या पहले जो H1N1 के लिए जो हम लोग दवाइयां देते थे, ये सब हम लोग ने कोशिश की। अब हमारे को ये पता नहीं है कि एक्चुअली कौन सी दवाई 100% काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि हमको हर मरीज को बचाना रहता है। तो चाहे हम एक दवा इस्तेमाल करें, 2 करें, 3 करें, क्योंकि ये मर्ज जो है कोविड-19, ये सब ऑर्गन के ऊपर हावी हो जाता है। और इसीलिए दिक्कत होती है कि इसके इलाज करने में हमको बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन हमको बहुत जल्द से जल्द कदम उठाने पड़ते हैं। हम रुक नहीं सकते। अगर हमको लगा कि इसको प्लाज्मा चाहिए तो हमको प्लाज्मा मिलना चाहिए। अगर हमको लगा कि इसको रेमडेसिविर देनी चाहिए, जैसे मैं जब आईसीयू में गया तो मुझे पता था कि मैं तो मौत का दरवाजा खटखटाने वाला हूँ, लेकिन उस वक्त
मुझे जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, इन लोग ने जो सपोर्ट किया, जिस वजह से मुझे टोसिजुलिमैब मिला, मुझे रेमडेसिविर मिला। मेरे दूसरे कलीग जो मुझे इलाज कर रहे थे, मैं जिस दिन निकला तो बेचारे वो एडमिट हो गए, तो उनके लिए भी हमको वही दवाइयां सब मंगानी पड़ी। लेकिन दवाइयां अभी थोड़ी मिलने लगी हैं, लेकिन पहले तो मिल नहीं रही थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी इलाज करने में। अभी प्लाज्मा जैसे है, प्लाज्मा के लिए इतने सारे अप्रूवल लेने के लिए तब तक तो पेशेंट मर जाएगा। हमने दो पेशेंट पर इस्तेमाल की थी, एक को हम बचा सके, एक को नहीं बचा सके। तो जो पेपर वर्क होता है, जो रेड टेपिज्म होता है या ब्यूरोक्रेटिक, ये उससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर ये चाहता है कि उसको दवाई मिले और वो अपने मरीज की जान बचाए। वो नहीं चाहता कि ये दवाई मुझे कल मिलनी चाहिए या परसों मिलनी चाहिए, वो चाहता है कि ये दवाई मुझे एक दिन पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हर सेकंड बहुत जरूरी रहता है मरीज को बचाने के लिए, और वो हमारी ट्रेनिंग रहती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है सबसे कि हमें दवाइयां अवेलेबल की जाए, बिल्कुल जो भी हैं, और जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि मौत की तादाद बहुत बढ़ते जा रही है। और पेशेंट जो आईसीयू में आते हैं उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे मरीज जो हैं उनको जगह नहीं मिल पाती। हमको वेंटिलेटर का शॉर्टेज है, आईसीयू का शॉर्टेज है। तो जितना जल्द मर्ज हम पकड़ लें, जितना जल्दी हम उस मर्ज का इलाज दें, पेशेंट अच्छा हो जाए, वो घर चला जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक मुश्किल की घड़ी है और सबके सामने एक बड़ा चैलेंज है। इस पर और हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर कंवर, डॉक्टर निम्मी और हिमांशु जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहिद मलिक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम लौट कर आएंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी पर जिस तरह से डॉक्टर जलील पारकर साहब ने रोशनी डाली, इस पर और हम बात करेंगे। इसके अलावा क्या साल के आखिर तक किसी कामयाब इलाज पर हम पहुंच जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ चीजें हर मौसम में साथ देती हैं। देसी जड़ी बूटियों से तैयार सदर का 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news. इशू पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस से 6 महीने से ज्यादा से पूरी दुनिया जूझ रही है और कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठा है, लोगों के जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोरोना की दवाई या इसका इलाज या इसका वैक्सीन कब तक तैयार होगा। जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में हमने बात की, तमाम पैनलिस्ट ने यही कहा कि जो माहिरीन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लगातार दिन रात इस पर काम कर रहे हैं ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। मैं ब्रेक के बाद सीधे डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि डिबेट के पहले हिस्से में आप टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाए। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक यूनानी से है, यूनानी में अगर हम बात करें तो किस तरह से इस पर रिसर्च किया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है और कितना काम यूनानी में अब तक कोरोना पर हुआ है?
देखिए, यूनानी सिस्टम मेडिसिन की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट ने पहले ही दिन से इस पर अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे जी। और जो इस पर हमारी मिनिस्ट्री है, CCRUM है, उसने काफ़ी कुछ गाइडलाइंस हमारे इस बीमारी को से लड़ने के लिए दी थी। और वो गाइडलाइंस का तरीका उनका ये था कि एकेडमिक्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए अलग अलग कैटेगरी में गाइडलाइंस दी हैं और बहुत वो वाज़ेह गाइडलाइंस हैं। आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सेकंड स्पीच दी है अपनी, उसमें कहा कि आयुष की गाइडलाइंस और आयुष की बताई हुई दवाओं का लोग सेवन करें, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपको, जब प्लेग आया था 1896-97 में, उस वक्त हकीम अजमा खां का ज़माना था और उस वक्त जो है उस बीमारी से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर यूनानी सिस्टम मेडिसिन ने काम किया था। और आप देखेंगे कि 2500 से ज़्यादा सिंगल ड्रग्स हमारे यहाँ मौजूद हैं और 2.5 लाख से ऊपर जो कॉम्बिनेशन है दवाओं का, कंपाउंड ड्रग्स जिनको कहते हैं, वो मौजूद हैं। इस पर पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया है आयुष ने। अब तक जो लोकल एप्लीकेशन के लिए हमें क्या देना है, इनहेलेशन के लिए हमें क्या देना है, एंटीवायरल दवाओं का एक ग्रुप बनाया है पूरा उन्होंने, और इम्यूनिटी बूस्टर का एक ग्रुप बनाया है, और यूनानी सिंगल ड्रग्स का भी उन्होंने एक कंपाइल किया है चीज़ों को, रिसर्चर से बात करके, तमाम लोगों से बात करके, और उसका एक इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ तक काम की बात है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा, जलील साहब ने और हमारे MS कमर साहब ने, कि एक दिन में कोई काम नहीं होता है, बल्कि इस पर कंटिन्यू, चूँकि नई बीमारी है, नोवल कोरोना वायरस है ये, इसलिए नई बीमारी होने की वजह से इस पर मुख्तलिफ तरीके से इस पर काम हो रहा है। और उस काम के नतीजे में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया है कि एक तो एक पहली बार किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ये इंडोर्स किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडोर्स किया कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन या आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो सिस्टम मेडिसिन है, उनका एक रोल, बहुत अच्छा रोल हो सकता है। उसको इंडोर्स किया और उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लोगों से उन्होंने राय मशवरे किए, और चाहे वो अकेडमिशियंस हों, चाहे रिसर्चर हों, और चाहे प्रैक्टिशनर्स हों, और जो क्लासिकल लिटरेचर इस पर क्या कहता है और उसमें क्या दवाएं मिलती हैं, उसको मिला जुलाकर ये दवाएं तैयार की गई हैं, ये मुरक्कबा तैयार की गए हैं, सिंगल ड्रग्स तैयार की गई हैं, और जैसे जोशांदी की शक्ल में आपके सामने है। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो भी रहा है, और हर जगह जो हॉस्पिटल्स यूनानी के हैं या जहाँ कोविड-19 का ट्रीटमेंट हो, वहाँ ये दवाएं अवेलेबल हैं। मैं साथ में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी और काम बाकी है और काम हो रहा है, यानी लगातार इस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, यूनानी में भी लगातार इस पर जो माहिरीन है, जो डॉक्टर्स हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मैं हिमांशु डुगर जी आपके पास आना चाहूंगा। हिमांशु जी, जिस तरह से खासतौर से गांधी विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसकी तरफ से जो काढ़ा तैयार किया गया, और आप लोगों ने बाकायदा दावा भी किया कि ये काढ़ा पीने से जो इम्यूनिटी पावर सिस्टम जो है वो काफी मजबूत होगा। कितनी कामयाबी आप लोगों को इसमें मिली है, या इस काढ़े का रिस्पांस कैसा है, और खासतौर से आयुष महकमे की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिला है? देखिए, 16 मार्च को हम लोगों ने कोविड के ऊपर काम करने का निर्णय लिया जी, और सबसे पहले ये काम किया कि एक ये परंपरा का काढ़ा है, ये काढ़ा कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमने अभी तक जितनी भी दवाइयों पे काम कर रहे हैं, सब आयुर्वेद की परंपरा, कोई न कोई परंपरा से ली हुई दवाइयां हैं जी। उनका हम चेक कर रहे हैं कि कोविड के ऊपर क्या असर हो सकता है और उसका बेनिफिट क्या है। तो ये परंपरा का जो काढ़ा है, इसको हमने यहाँ फ्री में शहर में बांटा। उसके बाद ऐसा हुआ कि 7 लोग जो पॉजिटिव थे बाहर से आए और जिनके परिवार में रहे, उनके 103 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जो ये काढ़ा पहले पी चुके थे जी। और वो 103 लोग इनके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो पॉजिटिव लोग रहे, उनके रहे, और ये 103 के 3 लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। अब ये कोई डिजाइन करके की हुई कंडक्टेड स्टडी नहीं थी, ये एक तरीके से टेक्निकल भाषा में क्या, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के रूप में ये डेटा सामने आया। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ा और ये काढ़ा का हमने निर्माण करके और लागत कीमत पे देश भर में सब लोगों को देना चालू किया है। ये काढ़ा परंपरा में प्रिवेंटिव मेडिकेशन के तौर पे भी यूज होता है जी। और दूसरा इसका यूज है तरह तरह के
श्वसन प्रश्वसन तंत्र के जो बीमारियां हैं उसके अंदर भी, पेट के बीमारियां जो होती हैं, बुखार, इन्फेक्शंस, उसके अंदर भी, और हर तरह के ज्वर के अंदर ये काम आता है। तो इसका जो परंपरा में जो ज्वर के अंदर जिस तरह से जिस डोज में ये बताया गया है, उस डोज के अंदर और उस पद्धति से अभी हम लोग जो लोग लेना चाह रहे हैं स्वेच्छा से, वो लोग इसको जो पॉजिटिव हो गए वो लोग पी रहे हैं ये, और ये इसमें देखा गया है लगभग अभी तक। नहीं हिमांशु जी, जो लोग पॉजिटिव हैं सिर्फ वही इसे पी सकते हैं या जो सेहतमंद हैं, जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं वही इस काढ़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो लोग सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं? ये चीज ऐसी है साहब, जी हर व्यक्ति को, जी हाँ जी, हर व्यक्ति को ये रोज पीना चाहिए। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो उसकी मात्रा कम होती है, और अगर आप कोई बीमारी से संक्रमित हैं जी, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल, थोड़ा सा लेने की पद्धति में फर्क हो जाता है, पर ये हर व्यक्ति ले सकता है और जिंदगी भर लेना चाहिए। ये ऐसी दवा है ये। बिल्कुल। मैं डॉक्टर एमएस कंवर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं हिमांशु जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस काढ़े के बारे में हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को और चीजें पता चले। डॉक्टर शाहिद मलिक से भी हम यही चाहेंगे कि जो शांति की बात कर रहे थे उस बारे में, उस पर और हम चर्चा करें। मैं डॉक्टर एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। कंवर जी, आज ही एक न्यूज आई कि हिंदुस्तान में पहली वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है, जिसे कोवैक्सीन के नाम से जाना जा रहा है। मतलब क्या अब हम भी, हिंदुस्तान भी इसकी तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है कि बहुत जल्दी कोई वैक्सीन हम लोग तैयार कर लेंगे? हम आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवा मिली है, वैक्सीन कोवैक्सीन इसका नाम बताया गया है, जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि भारत बायोटेक ने यह दवा तैयार की है। दवा को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, जुलाई में बाकायदा इस पर काम शुरू होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान को पहली दवा मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और बाकायदा इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू होगा। तो कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान को पहली दवा मिली है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो कि कोवैक्सीन का नाम, इसका नाम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने तैयार की है ये दवा, और इसे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी मिल गई है, जिस पर जुलाई में ही काम शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर एमएस कंवर आपके पास जो मैं सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि ये बड़ी खबर थी तो हमने अपने नाजरीन तक भी ये बड़ी खबर पहुंचा दी है। हिंदुस्तान को भी बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही कोरोना के खिलाफ। डॉक्टर कंवर, देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक ये पहले से ही काफी एक्टिव रहे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है, और दुनिया में 115 कंपनीज हैं जो वैक्सीन की होड़ में लगी हुई है, रेस लगी हुई है एक कि कौन पहले बनाता है, और वैक्सीन बनाने के डिफरेंट तरीके ढूंढे जा रहे हैं। मेनली जो कोरोना वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन होती है, जो आपने फोटो देखी होती है जिसमें स्पाइक करके दिख रही है फोटो में, वो स्पाइक प्रोटीन पे ही मेनली अटैक किया जा रहा है जो वैक्सीन बना रही हैं कंपनियां। और क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पे काफी कंपनीज पहुंच चुकी हैं। चाइनीज लीड में है क्योंकि उनको ये केसेस सबसे पहले मिलने शुरू हुए थे। अमेरिकन भी काफी आगे हैं। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काफी काम तेजी से चल रहा है। ऐसा लगता है जब भी कोई भी कंपनी सबसे पहले बना लेगी और उसके सक्सेसफुल ट्रायल, सिर्फ ये नहीं कि वैक्सीन बनाना, उसकी परसेंटेज एफिकेसी क्या है, 60% है, 70 है, 80 है परसेंट है, वो कितनी है वो भी देखना जरूरी है। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसकी मास प्रोडक्शन में फिर भी वो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पे डिपेंड करेंगे। जो हमने 6 कंपनियां हिंदुस्तान की भी बना रही हैं वैक्सीन, तो ये मास प्रोडक्शन के लिए जबकि
बिलियंस ऑफ डोजेस चाहिए और बड़ी फास्ट स्पीड पे चाहिए, तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन इजीली दुनिया में नहीं हो पाएगी। हमारी वैक्सीन काफी लीड स्टेज में है और बड़े दुनिया के गिने चुने ही हमारे वैक्सीन के साथ कंपैरिजन में आते हैं। इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए वो फिर भी चाहे कोई भी दौड़ जीते, वो हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई अब ये तरीका है, ये हमारा सब कुछ है, अब आप इसको मास प्रोड्यूस करिए और ताकि दुनिया में हम बांट सके। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, हिंदुस्तान वालों के लिए अच्छी खबर है। मैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर निम्मी, जिस तरह से डॉक्टर कंवर ने बताया कि एक अच्छी कामयाबी की तरफ, हम बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज या एक जिम्मेदारी होगी कि ये जो वैक्सीन तैयार हो रहा है ये सस्ता भी हो और इसके अलावा असरदार भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। अबू शायद आपको पता नहीं होगा कि R&D में तो हम लोगों की एक्सपर्टीज हिंदुस्तानियों की है ही, साथ ही हिंदुस्तान इतना बड़ा हब है वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए कि अभी तक जितनी भी वैक्सीन बच्चों को या बड़ों को लगती हैं, विश्व भर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन ना ली हो। तो हम लोग बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और साथ साथ हमारी क्लिनिकल रिसर्च में भी हम आगे हैं। अब से नहीं, 3 महीने पहले से काम शुरू हो चुका है। और ये कहना कि कोई कंपनी एक नई वैक्सीन लेके आई है, उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, सारे खेल तो क्लिनिकल ट्रायल के ही है। तो इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल जब पूरा हो जाए और पता चले कि ये कम से कम 80-90% इफेक्टिव है, तब हम एक चैन की सांस ले सकते हैं कि अब हमें एक इलाज ऐसा मिला है। और उसके बाद प्रोडक्शन इज अनदर चैलेंज, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में काफी अच्छे से होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं। बिल्कुल डॉक्टर निम्मी, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हम देखें तो हर मुल्क की यही ख्वाहिश है कि सबसे पहले वो वैक्सीन लेकर आए, मेडिसिन लेकर आए। एक रेस है, डॉक्टर कंवर जो बता रहे थे कि इसमें भी एक रेस चल रही है कि कौन आगे निकल कर आता है। लेकिन अहम यही होगा कि गरीबों तक ये दवा कैसे पहुंचती, कितनी सस्ती होगी या असरदार कितनी होगी, कितनी कामयाबी इसमें, कामयाब कितने % होगी, ये सबसे अहम होगा। जी, एज अ हेल्थ वर्कर मैं चाहूंगी कि बहुत ज़्यादा असरदार हो। शुरुआत में तो वैक्सीन का कॉस्ट ज़्यादा होगा, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन ये सरकारों और प्रशासन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सब्सिडी देना चाहती हैं, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मास पब्लिक हेल्थ कंजम्पशन के लिए होगा। लेकिन सबसे पहले इंतज़ार है वो फॉर्मूला क्रैक करने का, जिससे कि वायरस के अगेंस्ट, प्रोटीन के अगेंस्ट हम उस चीज़ को, एंटीबॉडीज बनाने की वो जो मैकेनिज्म है उसको क्रैक कर लें, बिकॉज ये वायरस बहुत ही नास्टी वायरस है। इसमें अलग अलग तरह की इसमें वैक्सीन कंपोनेंट हमें चाहिए। पता चला हमने एक कंपोनेंट कवर कर लिया और बाकी 4 को छोड़ दिया, तो इसीलिए थोड़ी सी पेशेंस की और थोड़े हार्डवर्क की जरूरत है। एक बार ये क्रैक हो जाएगी तो फिर बिल्कुल हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इस रेस में हम आगे निकलते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, क्योंकि यूनानी की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान जिस तरह से जो अभी बड़ी खबर आई है कि क्लिनिकल टेस्ट को भी मंजूरी मिल गई है, जुलाई में इस पर काम शुरू हो जाएगा। यूनानी की अगर हम बात करें तो यूनानी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले हिस्से में आपने बताया कि महकमे आयुष ने, आयुष मिनिस्ट्री ने लगातार, और पीएम मोदी ने भी लगातार कहा कि यूनानी का जो तरीका इलाज है उसे भी एक तरह से इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से, या जो दुकानें यूनानी की हैं वहां पर सनाए मक्की हो या फिर जोशांदा है, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो जोशांदा होता है, क्या रिवायती तरीके से जो हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो घरों में लोग अपने तैयार कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जोशांदे की बात है उसमें बहुत आसान है उसको तैयार करना, और जो गाइडलाइंस आयुष मिनिस्ट्री ने दी हैं उसमें उसका पूरा नुस्खा लिखा है, जिसमें बहेदाना, बर्ग गाउजबा, उन्नाब, सबिस्ता, दारचीनी और बनफशा है। और इन तमाम अद्विया को लेकर 1 लीटर पानी में 15 मिनट उबालना है और दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है। इसके अलावा वेजिटेबल सूप है, बारले है, मूंग है, साबूदाना है, इंजीर है, उसका डाइट में इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा बनी बनाई दवाएं जो मुरक्कबात की शक्ल में आती हैं, जो कंपाउंड ड्रग्स हैं हमारे यहाँ, उसमें कुश्ता जस्त है, तिरकियाक वबाई है, विटामिन सी है, तिरकियाक अरबा है और तिरकियाक आज़म है, और अर्क अजीब भी इसमें रिकमेंड किया गया है। तो ये तमाम अद्विया जो कंपाउंड शक्ल में आती हैं, और जो मैंने बताया कि सिंगल ड्रग्स के तौर पर बहेदाना 5 ग्राम, बर्ग गाँव जमा 7 ग्राम, उन्नाब 7 दाना, सबिस्ता 7 दाना, दालचीनी 3 ग्राम और बनफशा 5 ग्राम, इन तमाम दवाओं को लेकर और उनको 1 लीटर पानी में उबालना है। 15 मिनट उबालने के बाद 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, हर घर में बनाया जा सकता है, और तमाम दवाएं तकरीबन ये सब जगह अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर खमीरा मरवारीद बहुत वेल नोन दवा है, वो इस्तेमाल की जा रही है, और आयुष ने भी इसको रिकमेंड किया है। अजगंध है जो सफ़ूफ की शक्ल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जदवार है, उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे सुरफा है, खमीरा बनफशा है, लहू के सपिस्ता हैं, शरबत सदर है और हब्बे बुखार है। ये तमाम अदविया का इस्तेमाल एज़ पर द नीड किया जा सकता है। तो ये दवाएं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने उसका पूरा दिया है डिटेल। और एंटीवायरल दवाओं के तौर पर भी जो एंटीवायरल दवाएं यूनानी सिस्टम मेडिसिन में मौजूद हैं, उसमें कलौंजी है, जंजबील है, असलसूस है, अफसंतीन है, और तुख्म कसूस है, खयाशंबर है, ग्लो है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। डॉक्टर शायद मेरे एक सवाल का बहुत मुख्तसर में मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ कि यूनानी जो दवाएं हैं, क्या उसके साथ जो चीज़ आप जोशानदे से मुतालिक या जो चीज़ें आप बता रहे हैं, क्या एलोपैथ जो तरीक़े इलाज है उसके साथ में यूनानी दोनों पैरेलल भी एक साथ चला सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल चला सकते हैं। और मैंने जैसे पहले ही ये बात आपसे रखी थी कि आइंदा इस पर और गवर्नमेंट की, हमारी मिनिस्ट्री की इस पर तवज्जो और होनी चाहिए कि जो सारे सिस्टम मेडिसिन हैं मिलकर इस पर क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे चीन में जो चाइनीज सिस्टम मेडिसिन है वो अपनी जगह काम करता है, और जो एलोपैथी सिस्टम है वो अपनी जगह काम करता है। तो सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, और किसी भी बीमारी से लड़ना मकसद असल में, उसको ओवरकम करना मकसद है। तो जो दवाएं हमारे यहाँ आयुर्वेदा में, यूनानी में मिलती हैं, वो बहुत काम की दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इम्यूनिटी पर उनका बहुत अच्छा काम है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने इससे हवाला दिया था कि जब हिंदुस्तान में वबाई अमराज हुए हैं उसमें बड़ा रोल उन्होंने अदा किया है, और बहुत अहम रोल अदा किया। और मैंने जैसे कहा कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की खूबी ये है कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया है, बिल्कुल उसको डिस्कस नहीं किया। मैं हिमांशु जी आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल हिमांशु जी, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है वो इम्यूनिटी पावर सिस्टम की है, और जो काढ़ा आप लोगों ने बनाया है और तकरीबन कई लाख लोगों तक इस काढ़े को पहुंचाया, मैं चाहता हूं कि आज न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, प्राइम डिबेट के जरिए, क्या हमारे नाजरीन तक आप पहुंचाना चाहेंगे? क्या एक घरेलू तरीका है, या क्या आसानी से क्या क्या चीजें इसमें मिलाई जाती हैं, किस तरह से इसे तैयार किया जाता है? क्या आम लोग जिनकी पहुंच आप तक नहीं है, तो हमारे टीवी चैनल के जरिए कुछ चीजें, जिस तरह से डॉक्टर शाहिद मलिक ने यूनानी की कई चीजें बताई, क्या इस तरह से ये काढ़ा तैयार किया जा सकता है? कुछ चीजें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे नाजरीन के साथ? देखिए, जो काढ़ा हम लोग सब लोगों को मुहिम करवा रहे हैं, उस काढ़े का नाम है सर जोरहर चूर्ण। ये एक 800 साल पुरानी कर्नाटका के एक परिवार की आयुर्वेद की परंपरा है, वहां का ये नुस्खा है, और उस परिवार वालों ने हम लोगों को दिया हुआ है ये नुस्खा। ये नुस्खे में 10 घटक हैं, मुख्य तौर पर सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जिसको आयुर्वेद की पॉपुलर भाषा में त्रिकटू बोलते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तज जिसको दालचीनी बोलते हैं वो, लौंग, फिर जावित्री, जायफल और तुलसी पत्ता। ये 10 चीजें ही हैं। इनका रेशियो हमने पब्लिश कर रखा है, जिस रेशियो में इसको मिलाना है। ये बहुत ही साधारण द्रव्य है जो लगभग हर हिंदुस्तानी किचन में, हर घर में उपलब्ध है। ये हर व्यक्ति अपने घर पे बना सकता है, और जो लोग नहीं बना सकते उन लोगों के लिए हम लोग ये मुहिम करा रहे हैं। तो और ये देश भर में इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम चीजें शेयर करने के लिए हिमांशु जी। मैं डॉक्टर कंवर आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर कंवर, जिस वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, जिसपे हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, उसका क्लिनिकल ट्रायल भी अगले महीने से एक तरह से शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कंवर, क्या कुछ प्रोसेस होगा आगे का? किन किन चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, या ट्रायल अगर कामयाब हो जाता है तो एक तरह से यह हिंदुस्तान की कामयाबी होगी? हमें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो तो मालूम है जी। लेकिन दुनिया में भी ये क्लिनिकल ट्रायल्स कई जगह शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। चैलेंजेस ये आते हैं वैक्सीन बनाने में कि एक तो वैक्सीन की एफिकेसी को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। दूसरा ये भी देखना होता है कि उसमें साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। अब कई ऐसी वैक्सीन भी दुनिया में बन चुकी हैं जिसकी वजह से बड़े जबरदस्त साइड इफेक्ट्स भी हुए और वो एकदम से बैन करनी पड़ गई। सो ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम ना उठाया जाए कि जल्दबाजी में अप्रूवल भी दी जाए और उसकी जब आफ्टर रिपोर्ट्स होती हैं, जब ड्रग या वैक्सीन मार्केट में आ जाती है, यूज में आ जाती है, उसके कुछ महीनों बाद जब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएं जो कि लोगों को बाद में पता चले, तो फिर वैक्सीन वो बैन हो जाए, कुछ और अप्रूव हो, ऐसी सिचुएशंस से बचना चाहिए। और ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके जहन में ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से है और अप्रूवल्स देने वाले भी इन चीजों को बहुत केयरफुली देखते हैं। सो ये चैलेंजेस तो हैं ही और उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको इस साल में ये वैक्सीन मिल जाती है तो समझिए कि इट हैज बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि जो पुराने पहले की दूसरी डिजीजेस के लिए वैक्सीन बनती रही है उसमें 15 से 18 साल लगते रहे हैं। एक कोई वैक्सीन थी जिसमें 7-8 साल लगे थे, नहीं तो ये 10 साल से ऊपर ही वक्त लगता है। ये जो होड़ लगी है इसमें अगर हम 1 साल में या 15 महीने में भी वैक्सीन 18 महीने में भी बना लेते हैं तो ये आप इसकी समझ लीजिए कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो रही हैं और अप्रूवल्स बड़ी जल्दी मिल रहे हैं, लेकिन उन जल्दी अप्रूवल्स में जल्दबाजी में गलती ना हो, बस ये देखना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर निम्मी, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एमएस कंवर ने बड़ी तफसील से चीजें बताई हैं कि साइड इफेक्ट का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इससे पहले चीन में हमने देखा जो दवाएं इस्तेमाल की गई, जो पेशेंट थे कोरोना के मुतासरीन, वो ठीक होकर घर गए और दोबारा से फिर उन पर कोरोना का अटैक होता है। तो इन तमाम चीजों का भी ख्याल रखना होगा आगे। जी बिल्कुल। वो बोलते हैं ना, फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, यानी कि कुछ अच्छा करने चले और हम बहुत ज़्यादा और डैमेज कर दें, ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए कोई भी नए फॉर्मूला, नए वैक्सीन के लिए 10 बार हम एफिकेसी ट्रायल्स और उसकी सेफ्टी ट्रायल्स किए जाते हैं, वो ज़रूरी भी है। और अलग अलग एथनिक पॉपुलेशंस में अलग अलग दवाइयों और वैक्सीन का अलग असर होता है। तब एशियन पॉपुलेशन में उसका कैसा असर है, इसके लिए ट्रायल तो करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। तब तक जो है सब अपनी बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन एंड डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये याद रहे कि 80 से 85% लोग अपने आप खुद ब खुद माइल्ड सिम्टम्स के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, और वो ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं सब खाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें, इग्नोर ना करें, छुपाएं ना, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया और केस वर्स हो गया तो वो जो पीछे वाला टाइम है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। एंड एलोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो प्लीज किसी भी डॉक्टर के संपर्क में रहें और केस को बिगड़ने से बचाएं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बगैर डॉक्टर के मशवरे के किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। बहुत सी दवाएं टीवी पर दिखाई जाती हैं और उस तरह से उनका प्रचार होता है, लेकिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई कदम ना उठाएं। मैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि यूनानी की हम बात करते हैं तो नज़ला वबाइया वहां पर बहुत पुराना एक तरह से मर्ज है और उसका इलाज भी काफी कामयाब इलाज है। उसी से मिलता जुलता कुछ कोरोना वायरस का ये मर्ज है, तो उसी नज़ला वबाइया के बुनियाद पर ही अब यूनानी में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ अलग रिसर्च हो रहा है इस कोरोना वायरस को लेकर? सिर्फ नज़ला वबाइया, ठीक है आपकी बात, नज़ला वबाइया और वबाई अमराज के मुतालिक जो भी यूनानी क्लासिकल लिटरेचर मिलता है उसको भी देखा गया है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मिनिस्ट्री ने एक अच्छी बात ये की है कि जो लोग
प्रैक्टिस में हैं उनके मशवरे मांगे हैं, और एक बहुत बड़ा काम मैंने इससे पहले भी आपको शेयर किया था कि प्रपोजल्स मांगे हैं, और जिनका जो तजुर्बा है उस पर प्रपोजल मांगे हैं, और कोविड-19 के जो सेंटेंस हैं उस पर काम करें लोग आकर जी, और उस पर प्रोजेक्ट तैयार करें, और उसके बाद वो जो नुस्खा जो मुरतब किया गया है उन चीज़ों को सामने रखकर या कोविड-19 को सामने रखकर और वो नुस्खा शेयर करें, और जो उसके साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको उनका ख्याल करते हुए उन चीज़ों को कंपाइल करते हुए दुनिया के सामने एक रिसर्च तैयार हो और वो रिसर्च सामने प्रोजेक्ट की जाए और उस नुस्खे को फिर दोनों लोगों के सामने लाया जाए। तो इस पर ओवरऑल जो काम हो रहा है वो चारों तरफ से जो मैंने से बताया एकेडमिशियन, रिसर्चर और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, उन सबको इसमें शामिल किया है। तो ये जो दवा जब तैयार होगी, जो कुछ चीज़ निकल के आएगी, इस पर चूँकि मैंने बताया कि प्रपोजल सबमिट हो रहे हैं और सभी लोगों से जो भी इस पर तजुर्बा रखते हैं वो इसमें प्रपोजल सबमिट करें, और गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग करने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को फंडिंग कर भी रही है। तो वो तमाम चीज़ों को सामने रखकर, चूँकि इसमें बुखार भी आता है, हुमियात भी शामिल है और इसमें वबाई अमराज भी के कॉन्टेक्स्ट में ये आता है, उस तमाम चीज़ों को सामने रखकर किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हर सतह पर कोशिश की जा रही है और अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर यहां पर रह जाता है कि अगर नतीजे पर हम पहुंचते हैं तो कामयाबी कितनी मिलेगी ये देखना भी बहुत अहम होगा, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, डॉक्टर MS कंवर साहब, हिमांशु डुगर साहब और इसके अलावा जलील पारकर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।